लोकसभा चुनाव का अब सिर्फ 7वां यानी कि आखिरी चरण बाकी रह गया है, तो चुनाव प्रचार में अब महज 3 दिन बचे हैं। इस बीच हर कोई अनुमान का गणित लगा रहा है। हर पार्टी के दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। सियासी बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। कुल मिलाकर प्रचार का रोमांचक दौर चल रहा है। अब देखते हैं कि आज कौन कहां हुंकार भरने की तैयारी कर रहा है। जो भी कहें 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है। जो लोग हैं सत्ता में वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी दौर के चुनाव के प्रचार में अब महज 3 दिन बाकी हैं, लिहाजा प्रचार अपने चरम पर है। हर पार्टी के दिग्गज ने आखिरी दौर के प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12:15 बजे झारखंड के दुमका में एक रैली करेंगे और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, जहां दोपहर 2:30 बजे बारासात और शाम 4 बजे जादवपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो कोलकाता पहुंचेंगे और शाम को 6 बजे रोड शो करेंगे। आखिरी दौर के प्रचार में अमित शाह भी आज ओडिशा में चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह दोपहर 12:30 बजे ओडिशा के भद्रक और दोपहर 2:15 बजे जाजपुर में जनसभा करेंगे, तो शाम 4 बजे जगत सिंहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष आज हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो सुबह 11 बजे किन्नौर में, दोपहर 1:15 बजे मंडी में जनसभा करेंगे और दोपहर 3:15 बजे शिमला में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 7वें दौर के लिए इंडिया गठबंधन ने भी कमर कस ली है। इस दौर में राहुल गांधी भी रैलियां कर रहे हैं। आज यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर एक साथ चुनाव प्रचार में उतरेंगे। दोपहर 1:45 बजे बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के तहत थरवा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे वाराणसी के गंगापुर में एक संयुक्त रैली करेंगे। 7वें और आखिरी दौर के चुनावी रण में भी जोरदार शब्दवाण चल रहे हैं। अमित शाह ने यूपी के पूर्वांचल में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। निशाने पर थे राहुल गांधी और प्रियंका। गृह मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सावधान किया और कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की नौकरी जाने वाली है। 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा। बीते महीने की 20 अप्रैल को बिहार के भागलपुर में चुनावी सभा करने के करीब 1 महीने बाद राहुल गांधी फिर बिहार के बख्तियारपुर में दिखे। तेजस्वी के साथ मंच साझा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर घेरा। वहीं तेजस्वी ने पीएम से पूछा, गरीबी का ग, महंगाई का म और बेरोजगारी के ब पर आखिर पीएम कब बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं। 7वें दौर में जिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें पंजाब की सभी 13 और यूपी के पूर्वांचल की भी 13 सीटें हैं। लिहाजा यूपी के पूर्वांचल के मैदान में अब आर पार की गर्जना सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रचार में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन आखिरी दांव चलने में देर नहीं। आपके पास एक अवसर है कि जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने यहाँ के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने इस क्षेत्र को बदनाम किया,
उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। फिर एक बार और अब की बार। इस दौर में एक भी ऐसा दांव बाकी नहीं जो सियासतदान नहीं आजमा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए विरोधियों की हार की भविष्यवाणी भी डंके की चोट पर की जा रही है। गाजीपुर में अखिलेश यादव के तेवर देखिए। जो लोग हैं सत्ता में वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। यूपी के पूर्वांचल का सबसे हॉटस्पॉट बना है काशी, जहां से पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। 13 मई को प्रधानमंत्री ने काशी में रोड शो किया था और 14 तारीख को अपना नामांकन दाखिल किया। अब वाराणसी में जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। जीत की रणनीति बनाने वहां खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा किया। 4 जून को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खबर होगी। भारत अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। 7वें चरण में 8 राज्यों की कुल 57 सीटें हैं जिन पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इनमें यूपी की 13 और पंजाब की सभी 13 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 9 और बिहार की 8 सीटें शामिल हैं। इसी दौर में ओडिशा की 6 और हिमाचल प्रदेश की सभी 4, तो झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर भी चुनाव होना है। अगर 2019 यानी पिछले चुनाव के नतीजों की बात करें तो 7वें दौर में जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है, 2019 में एनडीए ने इनमें से 32 सीटें जीती थीं, जिसमें अकेले बीजेपी के पास 25 सीटें थीं, तो यूपीए को 9 और अन्य के खाते में 14 सीटें गई थीं। इस बार समीकरण बदले हुए हैं। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन नहीं है, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 4 कॉर्नर फाइट है। हिमाचल में इस बार सत्ता में कांग्रेस है, बीजेपी को 4-0 रिपीट करना चुनौती होगी। बिहार में इसी साल पाला बदलकर नीतीश बीजेपी के साथ आए हैं, लिहाजा बीजेपी को नीतीश के खिलाफ कथित नाराजगी को काउंटर करना पड़ रहा है। हालांकि यूपी में ओम प्रकाश राजभर के साथ आ जाने से बीजेपी की मुश्किल थोड़ी कम हुई है, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर का खासा वोट बैंक है। वो बीजेपी के पाले में आने से हारी हुई और कम अंतर से जीती हुई सीटों का समीकरण आसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी विभव कुमार को झटके पर झटका लग रहा है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से विभव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। लिहाजा विभव कोर्ट में आज फिर से पेश होने वाले हैं। सबकी निगाहें कोर्ट पर हैं। क्या विभव की हिरासत और बढ़ेगी या फिर राहत मिलेगी? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के मुख्य आरोपी विभव कुमार का अदालतों का चक्कर लगना जारी है। जमानत याचिका खारिज होने के ठीक एक दिन बाद यानी आज विभव कुमार की दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में फिर से पेशी होगी। ये पेशी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद होगी। स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में 13 मई को मारपीट की घटना हुई। स्वाति मालीवाल ने 16 मई को एफआईआर दर्ज करवाई। 17 मई को स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया और घटना के ठीक 5 दिन बाद 18 मई को सीएम हाउस से विभव की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने विभव को 5 दिन यानी 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद विभव को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इस बार विभव को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस बीच जमानत याचिका दायर की, जो कल यानी 27 मई को खारिज हो गई। न्यायिक हिरासत की मियाद आज खत्म हो रही है, लिहाजा विभव को आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट उनकी न्यायिक हिरासत फिर बढ़ाता है या फिर राहत मिलती है, क्योंकि सोमवार को विभव कुमार को उसी 30 हजारी कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्वाति मालीवाल भी मौजूद थी। बहस के दौरान स्वाति मालीवाल की आंखों में आंसू देखे गए, वो अदालत में रो पड़ी। 30 हजारी कोर्ट में जिस वक्त स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास से निकलने का वीडियो जज को दिखाया गया और एफआईआर के बारे में विभव के वकील जज को बता रहे थे, उस समय स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में रोने लगी। स्वाति मालीवाल की तरफ से अदालत में कहा गया कि अगर विभव को जमानत दी गई तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा हो सकता है। मेरे पास गाड़ी नहीं है। रिश्तेदार की गाड़ी से अपना बयान दर्ज कराने के लिए गई तो उस गाड़ी को फोकस किया गया। स्वाति मालीवाल के वकील ने कहा कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। वहीं विभव कुमार के वकील ने कोर्ट में जो दलील दी उसके मुताबिक
जो सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया है उससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये भी कहा गया कि जिस दिन घटना हुई उस दिन शिकायत नहीं दर्ज कराई गई, उसके 3 दिन बाद FIR दर्ज कराई गई। विभाग के वकील ने यह भी कहा कि घटना के 3 दिन बाद स्वाति मालीवाल का एम्स में NOC कराया गया है, जो अस्पताल पास में था, वहां क्यों नहीं ले जाया गया। हालांकि विभा कुमार के वकील की दलीलें काम नहीं आई और कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद जब स्वाति मालीवाल बाहर निकली तो मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, वो खामोश रही। स्वाति मैम कुछ कहेंगी? आपने कोर्ट में बोला कि जान को खतरा है, आपकी धमकियां मिल रही हैं आपको। अरे यार हाथ स्वाति मैम कुछ कहेंगी? विभाग की जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की महिला सांसद को आम आदमी पार्टी के मुखिया के निवास पर ही पीटा जाता है। जब सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है तो वो माइक ढकेल देते हैं। जो पीड़िता है उसका चरित्र हरण करते हैं, कभी विक्टिम शेमिंग करते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स और बाकी ऑनलाइन ट्रोल्स के माध्यम से न केवल उनको विक्टिम शेम किया जा रहा है, बल्कि उनको बलात्कार करने की और मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये AAP का मतलब एंटी औरत पार्टी बन चुका है। बहरहाल विभा कुमार की जमानत याचिका 30 हजारी कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट से खारिज हो गई है और वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राजस्थान में बीजेपी सरकार OBC कोटे में मुस्लिम जातियों को आरक्षण की समीक्षा करने की तैयारी कर रही है। यह आरक्षण पहले की कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में दिया गया था। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि समीक्षा करेगी कि किस आधार पर मुस्लिम समुदाय की 14 जातियों को OBC आरक्षण दिया गया और इसको लेकर सियासत अब गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन एक मुद्दा है जो चुनाव में सियासी तपिश बढ़ाए हुए है, वो है मुस्लिम आरक्षण। चुनाव में बीजेपी दक्षिण के कुछ राज्यों में मुसलमानों को OBC कोटे में आरक्षण देने का मसला जोर शोर से उठा रही है। PM मोदी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस SC/ST और OBC के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए OBC और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि SC/ST OBC के उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। इस मुद्दे ने तब और जोर पकड़ा जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी 22 मई को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी हुए OBC सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बिना जारी किए गए। इनमें मुस्लिम समुदाय की 77 जातियों को OBC कैटेगरी में बताकर OBC सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे। वहाँ ये मामला सियासी रंग ले चुका है, क्योंकि CM ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। अब वही कवायद राजस्थान में होने जा रही है। हालांकि वहाँ चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार के ऐलान से सियासत जरूर गरमाने लगी है। राजस्थान में OBC कोटे में मुस्लिम समुदाय की 14 जातियों को आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण 1997 से लेकर 2013 के बीच दिया गया। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री ने समीक्षा करने की बात कही है और जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की भी बात कही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। गहलोत ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने तुष्टीकरण के आधार पर यह आरक्षण दिया। कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को OBC के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। मुस्लिम समुदाय की सिद्धि, कायम खानी, मेव जैसी जातियों को आरक्षण तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने दिया था। इस पर अशोक गहलोत ने सफाई दी है कि उन्होंने मुस्लिम जातियों को OBC में आरक्षण जाटों के साथ OBC कमीशन की सिफारिश के आधार पर दिया था। सरकार के नुमाइंदे कुछ भी कहे, कुछ नहीं होने वाला है। 25 साल पहले जब जाटों को मिला, विष्णुओं को मिला, उस जमाने के अंदर जो OBC जातियां थी, सिंधी मुसलमान सहित जो बैकवर्ड थी, उनको मिला है। इस मामले में सियासत होने लगी है। AIMIM ने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार OBC आरक्षण में मुस्लिम जातियों को बाहर करने की योजना बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।
तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए और मुस्लिम आरक्षण के ऊपर वो जातियां जो कि पहले से पिछड़ी हुई हैं, जिनको एक कमेटी के द्वारा चयन करके आरक्षण दिया गया था, उनकी दोबारा समीक्षा करना ये भजनलाल सरकार का एक ऐसा फरमान है जो कि समुदाय विशेष को ध्यान में रख के बनाया गया। राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण मिलता है। 1999 में जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद तब राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने जाटों के साथ मुस्लिमों की कई जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया था। हालांकि मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करने का ये सिलसिला 2013 तक चलता रहा। हालांकि समीक्षा को लेकर अभी तक भजनलाल शर्मा सरकार में आम सहमति नहीं है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार इस पर नीतिगत फैसला कर सकती है। हालांकि ये काफी पेचीदा मसला है और ऐसे में भजनलाल सरकार विशेषज्ञों की राय ले सकती है।